नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभु और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मेनोपॉज के सिम्टम्स या फिर लक्षणों के बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो एंड मार्क करता है उस फेज़ को मेनोपॉज कहा जाता है, जो कि यूजुअली 40s और 50s में होता है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम मेनोपॉज के ही सिम्टम्स के बारे में यानी कि लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से समझा जा सकता है कि जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो मेनोपॉज है और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नॉर्मल इरेगुलरिटी को नहीं शो कर रहा है, रादर उसके एंड को शो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेनोपॉज मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है उसका जो एंड होता है, उस फेज़ का जो एंड होता है उसको मार्क करता है मेनोपॉज। मतलब कि इस फेज़ के बाद से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं वो आने फीमेल में बंद हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यूजुअली हम किस तरीके से इसको डायग्नोज करते हैं, अगर 12 महीनों तक मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो नहीं आता है, इरेगुलर होने के बाद या कम या ज़्यादा इस तरीके से अगर होने के बाद 12 महीने तक अगर ये पीरियड्स नहीं आते हैं और ये पर्टिकुलर एज 40s और 50s का है, दैट मीन्स कि ये जो फेज़ है वो मेनोपॉज का फेज़ है। जो मेनोपॉज का फेज़ होता है तो जो भी फीमेल इसको फेस कर रही होती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस मूड में, ओवरऑल हेल्थ में, मेंटली फिजिकली काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे मूड स्विंग्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन आता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे और चेंजेस फीमेल में देखे जाते हैं, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे कि कौन से लक्षण हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो कि मेनोपॉज के दौरान देखे जाते हैं। तो जो ये सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज होने के, एग्जैक्ट मेनोपॉज होने के पहले उसके आसपास का जो टाइम होता है उसमें देखे जाते हैं। मतलब कि जो पेरीमेनोपॉजल फेज़ होता है उसमें सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं, ड्राई वजाइना की कंप्लेन हो सकती है, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिसरप्शन काफ़ी होता है, नॉर्मल जो नींद का एक स्केड्यूल होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब नींद रहती है, नाइट स्वेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म में भी चेंजेस आ सकते हैं, स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, थिनिंग ऑफ हेयर हो सकता है, उसके अलावा लॉस ऑफ रेस्टफुलनेस भी हो सकता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, जो सारे सिम्टम्स हैं, ये पेरीमेनोपॉजल फेज़ में देखे जाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये मेनोपॉज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे जब कंडीशन होती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर रहता है, ताकि जो आपका ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो बना रहे, क्योंकि इस टाइम पे मूड स्विंग्स और इससे रिलेटेड भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नॉर्मल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है मेंटेन रहे, इसके लिए बेटर होता है कि आपको अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करें और उनको अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करें, सो दैट जो भी मेडिसिनल अगर कोई हेल्प है वो भी आपको एडवाइस करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो मेनोपॉज है एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उसमें नेचुरल डिक्लाइन आने की वजह से ये फेज स्टार्ट होता है। साथ ही साथ और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है, उसके बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं। अगर ड्यू टू सर्जरीज ओवरीज को रिमूव करना पड़ रहा है तो भी होता है। साथ ही साथ अगर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो भी हो सकता है। अच्छा, मेनोपॉज होने के बाद कुछ एक जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, कुछ एक चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, ताकि हम उसी हिसाब से जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हैं उसके बारे में बात कर सकें, उसी हिसाब से अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें, ताकि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो बढ़े हुए रिस्क फैक्टर्स हैं उनके टुवर्ड्स हम काम करें और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा जो अपना हेल्थ है उसको हम मैनेज कर सकें, उसको हम ठीक रख सकें। तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मेनोपॉज के फेज़ के बाद बढ़ जाते हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो हार्ट या ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है एंड सेक्सुअल एक्टिविटी में भी डिक्लाइन आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में अगर हमें पता रहता है तो उसी के हिसाब से हम आगे के स्टेप्स ले सकते हैं। साथ ही साथ वेट गेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन फील होती है तो जैसा कि मैंने बताया, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो हिस्ट्री होती है, आपके जो आप लक्षण बताते हैं उससे ही वो समझ जाते हैं, क्योंकि एज के साथ और बाकी प्रॉब्लम्स के साथ जब वो कोरिलेट करते हैं कि ये मेनोपॉज की कंडीशन है। साथ ही साथ क्योंकि मैंने बताया कि जो मेनोपॉज का फेज़ होता है ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग और इस तरीके की कंडीशन को अराइज करता है, तो इसके लिए कई बार लो डोज में एंटी डिप्रेसेंट वगैरह भी दिया जाता है।
उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसके साथ में उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। साथ ही साथ हमेशा आपको एडवाइस किया जाता है कि हेल्दी और बैलेंस डाइट का आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, वो भी आपको करना चाहिए। जैसे कि नींद का अच्छे से क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, लेकिन आपको नींद का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। क्योंकि मेनोपॉज आपको मेंटली भी काफ़ी प्रभावित करता है, आपके मूड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नींद उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नींद का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक का हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्मोक करते हैं आप, अगर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उसको भी आपको क्विट करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपको मेनोपॉज के फेज से आसानी से निकलने में मदद करेगा, रादर ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। आपको थोड़ा सा सोशल होना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। आपको लोगों से मिलना चाहिए ताकि आपका जो मूड है वो एलिवेटेड रहे, अपलिफ्टेड रहे। आपको इसलिए थोड़ा सा सोशल होना भी ज़रूरी होता है। आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो पेंटिंग है या सिंगिंग है या राइटिंग है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अच्छा फील कराती है, आप ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स आपको इस फेज से उभरने में मदद करती है। और ये क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये भी एक फेज़ है, धीरे धीरे ये पास ऑन हो जाता है। आपको बस इसके साथ में अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना ज़रूरी है, और अपनी जो फेज़ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पे किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए, ताकि ये जो फेज़ है ये एक हेल्दी फेज़ की तरह ही रहे, आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से मेंटली फिजिकली प्रभावित ना कर सके। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो मेनोपॉज है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, और उससे जुड़ी जो बाकी बेसिक जानकारी हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो है आपके लिए ज़रूर मददगार होगा। उसके अलावा भी आपके मन में कोई सुझाव है या फिर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।